अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से? आज हमारा एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी दिनों से लोग उसका इंतज़ार भी कर रहे थे और मैं भी थोड़ा सा मसरूफ़ ज़्यादा था, जिसकी वजह से थोड़ा ये टॉपिक लेट हो गया। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आज हमारा टॉपिक है एसईओ कंटेंट राइटिंग। सबसे पहले तो कंटेंट राइटिंग की तारीफ़ तो आपको यकीनन सबको मालूम होगी कि कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ होती है। अगर कंटेंट राइटिंग की टाइप्स की बात करें कि जो मेजर टाइप्स हैं उसकी वो कितनी है, तो कंटेंट राइटिंग की जो मेजर टाइप्स हैं वो दो हैं। एक होती है एकेडमिक राइटिंग और दूसरी होती है वेब राइटिंग। या एक एक को बोलते हैं सिंपल राइटिंग और दूसरी को बोलते हैं वेब राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, एसईओ राइटिंग, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सिंपल राइटिंग या एकेडमिक राइटिंग जो कि विदाउट एनी कीवर्ड जिसको हम लिखते हैं, जो कि आर्टिकल विदाउट एनी कीवर्ड जिसको हम लिखते हैं, वो ऐसी राइटिंग होती है जिसने ऑनलाइन पब्लिश नहीं होना होता। ठीक है, जो ऑनलाइन पब्लिश नहीं होती ना, उसको सिंपल राइटिंग कहते हैं। और जो वेबसाइट, जो आर्टिकल, ब्लॉग या कोई भी राइटिंग जिसने ऑनलाइन पब्लिक होना होता है, उसको हम वेब राइटिंग बोलते हैं या एसईओ राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, एसईओ कंटेंट राइटिंग या वेब कंटेंट राइटिंग या इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम एसईओ राइटिंग क्यों करते हैं? एसईओ राइटिंग आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो गूगल है वो 10 रिजल्ट्स जो शो करते हैं अपनी एक सर्च के बदले में। तो आप जब सर्च करेंगे कोई भी टर्म, तो आप देखेंगे कि वो पहले पेज पे आपको 10 रिजल्ट्स नज़र आएंगे आपकी कीवर्ड की रिलेटेड, या कीवर्ड एग्जैक्ट हो गई या रेलिवेंसी की बेस पे वो टॉप पे आ जाएंगे। तो आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, या आपका क्लाइंट है वो ब्लॉग्स लिख रहा है या आर्टिकल्स लिख रहा है या कुछ भी कर रहा है, इस तरह की कोई लिख रहा है, तो वो आपको बोलेगा कि यार मुझे एक आर्टिकल लिख के दो। ये फ़र्ज़ करें कि उसने आपको ये कीवर्ड दिया कि आप मुझे प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान पे एक आर्टिकल लिख के दो। ये आपका कीवर्ड है या ये आपका टॉपिक है कि मुझे इस टॉपिक पे लिख के दो। अभी जब बंदा आपके पास आएगा, क्लाइंट आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि यार मैंने वेबसाइट के लिए ये आर्टिकल लिखवाना है। वो चाहे आपको ना बोले कि आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब वो बंदा वेबसाइट के लिए लिखवा रहा है तो उसका जो मैक्सिमम, जो उसका फाइनल गोल होगा वो यही होगा कि लोग जब ये कीवर्ड टाइप करें तो मेरा आर्टिकल भी उन रिजल्ट्स में शो हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ एक राइटिंग करने से या कंटेंट लिखने से आपका जो आर्टिकल है वो पहले 10 पे रिजल्ट्स में रैंक नहीं हो सकता। लेकिन ये बात है कि जो जो कंटेंट है ना, कंटेंट सबसे मेजर चीज़ होती है किसी भी आर्टिकल या किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में। जब तक कंटेंट नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती किसी मखसूस कीवर्ड पे। अब आपके पास बहुत सी किस्म के क्लाइंट्स आएंगे। कोई कहेगा मुझे वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख के दें, कोई कहेगा मुझे ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख के दें, कोई कहेगा ये मेरा कीवर्ड है इस पे लिख के दें, कोई कहेगा ये मेरा टॉपिक है इस पे लिख के दें। तो आगे आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से जो पॉइंट्स हैं जो आप अपने जहन में रखेंगे या उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका जो आर्टिकल है वो ऐसी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। फिर आप उसको चेक कैसे करेंगे कि वाकई इस पे ऐसी ऑप्टिमाइज हो गई है या कोई अभी कोई पॉइंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज कवर करूँगा। मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊँगा कि कौन से पॉइंट्स आपने रखने हैं, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी एसईओ उस आर्टिकल पे कंप्लीट हो जाएगी, और कौन से पॉइंट्स आपने रखने हैं जिससे आपकी आर्टिकल की रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और आप आने वाले विजिटर को इंगेज कर सकेंगे। क्योंकि मेन पॉइंट होता है किसी भी वेबसाइट के ऑनर का, वो यही होता है कि कोई बंदा अगर उसकी वेबसाइट पे लैंड करे तो उसे उसकी जिस चीज़ के लिए वो लैंड कर रहा है वो चीज़ उसे मिले, ताकि वो इंगेज रहे और वेबसाइट पे रुके। क्योंकि अगर वेबसाइट पे बंदा आया और आते ही वापस चला गया तो वेबसाइट का बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर बाउंस रेट ज़्यादा हो गया तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे असर पड़ेगा। आपको नज़र आ रहा है कि ये जहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि कंटेंट इज़ किंग। अब यहाँ आपने मार्केट में कई दफ़ा ये बात सुनी होगी कि कंटेंट किंग है। किंग क्यों है? कि जब आपने किसी चीज़ को, किसी वेबसाइट को, किसी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को रैंक करना है ऑनलाइन में, गूगल में या किसी भी ब्राउज़र में, तो कंटेंट उसके लिए मस्ट है। क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं होगा आप उस पर कीवर्ड एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। जब तक कीवर्ड एडजस्ट नहीं होंगे तब तक आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकेंगे। जब तक ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा तो फिर वो रैंक कैसे होगा? इसलिए कंटेंट इज़ किंग। अभी ये बात मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि जो दुनिया में बहुत से सर्च इंजन्स हैं, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होता है वो गूगल पे होता है। क्यों?
और गूगल पे 99% जो आपकी ट्रैफिक होती है ना, दुनिया की कोई भी दुनिया की ट्रैफिक जो 99% है वो गूगल पे है। उसके अलावा बाकी जो सर्च इंजन्स हैं, बिंग हो गया या याहू हो गया, इस तरह आस्क है और बेदू है, इस तरह के बहुत से सर्च इंजन्स हैं। लेकिन जो हमारा मेन जो गोल होता है वो गूगल पे होता है, और इसी का ही एल्गोरिदम सबसे सख्त भी है। अगर आप इस पे रैंक हो गए ना, बाकी ब्राउज़र्स पे भी आप रैंक हो जाएंगे। तो इस बात की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम गूगल पे रैंक हो गए तो बाकी पे रैंक हो गए या नहीं। तो आपने सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो गूगल पे होना चाहिए। गूगल के एल्गोरिदम को आपने रीड करना है, गूगल का एल्गोरिदम क्या करता है वो मैंने पीछे भी एक वीडियो में आपसे शेयर किया था इस हवाले से कि आपने क्या करना है। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप उस आर्टिकल को पढ़ें और उसको समझें। अगर यहाँ पे समझ नहीं आती तो मेरे फेसबुक ग्रुप्स या पेजेस हैं और मेरी प्रोफाइल के लिंक्स भी मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जवाब इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अब जो वेब राइटिंग होती है ना, उसका जो पहले तो था कि एक कीवर्ड पे आप ऑप्टिमाइज़ कर दें और लोग उसको ब्लैक हैट तरीके से भी कर लेते थे और उनका आर्टिकल जो था या कंटेंट था वो रैंक हो जाता था। लेकिन अभी ये जो चल रहा है ना, इस टाइम पे जो एल्गोरिदम काम कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंसी पे कर रहा है कि आपके टॉपिक की रेलिवेंसी जो होगी वो उस कीवर्ड पे आपको रैंक कर देगा। अब आप किसी और कीवर्ड पे वर्क कर रहे होंगे कि मैंने इसके लिए रैंक होना है, लेकिन रेलिवेंसी वो जहाँ पे बनेगी वो आपको उसी पे रैंक कर देगा। तो इस वजह से रेलिवेंसी पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, और कीवर्ड को तो साथ आप लेके चलेंगे ही, लेकिन रेलिवेंसी पे आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें हमने बात करनी है कंटेंट राइटिंग की और हेडर ऑप्टिमाइजेशन की, जो कि हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे। उन दोनों को हमने आज कवर करना है। तो हमारा ये ऑन पेज एसईओ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का होगा, और उसके बाद फिर हम ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएंगे। अब अगर आपका क्लाइंट बोलता है, आपका टॉपिक है, आपका कीवर्ड है जी प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, वो आपको कीवर्ड देता है कि आपने इस कीवर्ड को लेके चलना है, मुझे इस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ करके देना है, ठीक है। तो आप उसे बोलते हैं कि जी मैं ये वाला टॉपिक बना दूंगा 15 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, इन आगे आप लिखते हैं 2022 या इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे ये रिकमेंडेड दे दें कि मैं इसको इस तरह से इस तरह से विजिबल करवाऊंगा कि इसका जो टाइटल है वो ये वाला होगा। तो आपने सबसे पहली जो चीज़ रखनी है, इसको हम बोलते हैं जो टाइटल होता है, इसको टाइटल भी बोलते हैं, जो सबसे मेन चीज़ होती है। मैं इधर आपको अगर वेबसाइट पे दिखाऊं जो हमने पोस्ट बनाई थी, अगर हम अपनी ऑल पोस्ट पे आएँ, अभी ये हमारी पोस्ट आ गई जो हमने पोस्ट बनाई थी। तो आप सबसे पहले ऊपर इसको देख रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है द 5 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज़ इन यूरोप, ये आपको इसका टाइटल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको टाइटल भी बोलते हैं और इसको H1 भी बोलते हैं, ये हेडिंग 1 भी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हेडिंग 1 के बाद हमने एक पिक्चर लगाई, उसके बाद हमने इसको एक दो पैराग्राफ लिखे। उसके बाद अगर नीचे जाएं तो ये हमारा एक नज़र आ रही है ये हेडिंग, ये सब हेडिंग है। जो फर्स्ट हेडिंग की नीचे हेडिंग होती है उसको हेडिंग 2 भी बोलते हैं और H2 भी बोलते हैं, ठीक है। एक हेडिंग 1 जो होती है वो टाइटल होता है, और हेडिंग 2 जो होती है वो H1 से नीचे होती है। अब क्या होता है जी, कंसेप्ट आप समझिएगा कि जो हेडिंग 1 होती है ना H1, वो किसी भी आर्टिकल में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है, ठीक है। किसी भी पेज में हेडिंग 1 सिर्फ एक होती है, जबकि हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 इधर तक ये मल्टीपल हो सकती हैं। अब ये हेडिंग 2 है ना, तो इसमें 10 भी हेडिंग्स 2 हो सकती हैं, जितनी चाहें आप हेडिंग 2 ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हेडिंग 1 होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल में होगी, और उसमें आपका कीवर्ड मस्ट है, आपका प्राइमरी कीवर्ड ज़रूरी है जो आपने उसमें लगाना है और लाजमी तौर पे लगाना है, ये वाला। तो आपने इस पे अपना कीवर्ड एडजस्ट कर दिया, विजिटेड कंट्रीज़ इन यूरोप। अब अगर हमारा ये वाला कीवर्ड है इसमें, तो हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये आपका हो गया H1। अब आपको पता होना चाहिए कि H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, H3 क्या होता है, H4। हमारे जहन में तो कंसेप्ट होता है ना कि एक के बाद 1.1 आता है या 1.2 आता है, 1.3 आता है, या 2 के बाद 2.1, 2.3, इस तरह सब बनता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये है कि H1 होगी, H1 के बाद H2 होगी, H2 के बाद H3 होगी। तो हमने H1 वो वाली है ना, तो H2 ये वाली है। अब हम इसको H2 असाइन कैसे करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ के नीचे आप आएंगे तो ये आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं H1, 2, 3, 4, 5, 6,
ठीक है। और उसके बाद ये शॉर्टकट भी साथ बता रहे हैं कि आप शॉर्टकट अगर प्रेस करना चाहें तो ये भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमने इसको हेडिंग 2 देना है, तो हमने इसको हेडिंग 2 असाइन कर दिया। ठीक है, हमारा हेडिंग 1 ऊपर हो गई, हेडिंग 2 ये वाली हो गई। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो ये वाले हमारे पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स स्टार्ट हो गए, तो हमने इनको क्या देना है जी, पॉइंट। हमने इनको हेडिंग देनी है हेडिंग नंबर 3। अब ये वाली हेडिंग 3 हो गई। और अब इसके साथ अगर चलें तो ये वाली भी हेडिंग 3 हो गई। क्यों हेडिंग 3 क्यों है, ये भी हेडिंग 3 और ये भी हेडिंग 3। हालांकि ऊपर जो टाइटल था वो हेडिंग 1 थी, उसके नीचे जो हेडिंग थी वो हेडिंग 2 थी। अब चाहिए तो ये था ना, स्पेन जो है हेडिंग 3 है तो इटली हेडिंग 4 होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है क्योंकि ये सिबलिंग्स हैं। ये एक दूसरे की सब हेडिंग नहीं है बल्कि ये सिबलिंग्स हैं। ये दोनों जो हैं ये इस हेडिंग 2 की सब हेडिंग्स हैं। अगर हम ये स्पेन है और स्पेन के नीचे हम एक हेडिंग दें, स्पेन के अंदर इटली और स्पेन के दरमियान में अगर कोई हेडिंग दें, इस पैराग्राफ, ये स्पेन का पैराग्राफ चल रहा है, अगर हम यहाँ पे कोई हेडिंग दें इसी स्पेन के मुतालिक, आप इधर यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आप दे देते हैं जी ट्रैवल गाइड, यहाँ पे आप ट्रैवल गाइड लिख देते हैं और यहाँ पे आप उस ट्रैवल गाइड के मुतालिक लिख देते हैं, तो ये आपकी हेडिंग 4 हो जाएगी जो कि इससे नीचे होगी, लेकिन ये वाली हेडिंग 3 ही रहेगी। आपने इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख के और यहाँ पे हेडिंग 4 असाइन कर देना है। तो ये आपकी हेडिंग 4 हो गई। ये वाली ट्रैवल गाइड स्पेन की सब हेडिंग हो गई, जबकि स्पेन जो है वो टॉप 3 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप इसकी सब हेडिंग है। तो आपको H1 H2 या हेडिंग्स का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है जी, हेडिंग्स ऑप्टिमाइजेशन होती है कि H1 पे आपने कीवर्ड एडजस्ट करना है, ठीक है। H2 पे भी आपने कीवर्ड एडजस्ट करना है, क्योंकि आप कर सकते हैं। आप ये देखें ना, मैंने यहाँ पे ये हेडिंग 2 यहाँ पे असाइन कर दिया, द टॉप 3 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप। अब ऊपर आपने टाइटल दिया ना, ऊपर आपने टॉपिक दिया, टाइटल दिया द 3 मोस्ट विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसकी रिलेटेड ही कोई ना कोई टर्म लिख के ना सब हेडिंग दे दें H2। अब यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, H1 H2 या हेडिंग्स वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगर चलें तो नीचे यहाँ पे देखें, मैंने इसको ऑप्टिमाइज करने का आपको क्या प्रोसेस बताया था। सबसे पहले आपने टाइटल पे अपना कीवर्ड लगा दिया, उसके बाद जो आपका कीवर्ड है उसको आपने अपने आर्टिकल का जो पहला पैराग्राफ है ना उसकी पहली लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। अब देखिए मैंने इसको कैसे एडजस्ट किया। इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अब हमारा कीवर्ड है प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो हमने यहाँ पे देखें प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, इसको एडजस्ट कर दिया है। अब अगर इसकी रेलिवेंसी भी होती ना तो वो भी चल जाता, लेकिन जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वो रिकमेंडेड है। अब सब हेडिंग्स जो है, सब हेडिंग्स में भी आपने इसी तरह कीवर्ड एडजस्ट कर देना है जैसे मैंने आपको वहाँ पे पोस्ट पे दिखाया है। अब अगर नीचे चलें तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने मलूज़े खातिर रखने हैं, क्योंकि जब तक ये पॉइंट्स आप अपने पास सेव नहीं करेंगे, अपने पास नोट नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो राइटिंग है एसईओ राइटिंग नहीं हो सकती। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें। मज़ीद मैं ये फ़ाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी, यूर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी यूज्ड विद इन द टाइटल हेडिंग H1 ऑफ द आर्टिकल, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बोलता है यूर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी यूज्ड विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल, प्रेफरेबली within the first sentence to describe the main purpose but not mandatory recommended in first paragraph। यह भी मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आपका कीवर्ड जो है प्राइमरी कीवर्ड वो आप एडजस्ट करें, रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके बाद वरना उसकी रेलिवेंसी भी चल सकती है। उसके बाद अगर बात करें यूर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इन सब हेडिंग्स H2 H3 H4, अगर वहाँ पे एडजस्ट होता है तो आपने करना है, आपने उसको ज़बरदस्ती उसमें नहीं धकेलना है। ज़बरदस्ती धकेलेंगे तो वो आपकी सारी जो है ना ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो जाएगी। एल्गोरिदम्स आर सो स्मार्ट, आपने एल्गोरिदम को चीट करने की कोशिश कभी नहीं करनी, क्योंकि एल्गोरिदम्स जो हैं वो डेली और मिनटों के हिसाब से ना वो अपडेट हो रहे हैं, तो आप उनको कभी चीट नहीं कर सकते। उसके बाद जो मेन, इसको जो बोलते हैं ये एक मेन आपका फोकस होना चाहिए इस बात पे, ये वाइट हैट एसईओ कहलाती है, क्योंकि आप इसको अगर ओवर करेंगे तो ये या तो ब्लैक हैट हो जाएगी या ग्रे हैट हो जाएगी। तो आपने वाइट हैट एसईओ पे काम करना है। ग्रे या ब्लैक जो होती हैं वो वक्ती तौर तो आपको फ़ायदा देती हैं, आपके क्लाइंट को फ़ायदा देंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके क्लाइंट की साइट इस तरह डी रैंक होगी कि वो फिर कभी रैंक नहीं हो पाएगी। ओवरऑल कीवर्ड
डेंसिटी थ्रू आउट द आर्टिकल शुड बी 1% मोर और लेस। आपका एग्जैक्ट कीवर्ड, जो मैंने आपको ये वाला कीवर्ड बताया है, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, ये वाला कीवर्ड आपका एग्जैक्ट 1% होना चाहिए आर्टिकल में। आर्टिकल में 1% से क्या मुराद है कि अगर आपका आर्टिकल जो है उसके 1000 वर्ड्स हैं, 1000 उसके वर्ड्स हैं, आपने इस कीवर्ड को 1% यानी 10 टाइम्स यूज़ करना है। ठीक है, 1000 का 1% जो बनता है वो 10 बनता है, तो आपने 10 टाइम इस कीवर्ड को यूज़ करना है उसमें। जबकि आप रेलिवेंसी और तोड़ के और जिस तरह कोई 2 लफ्ज़ इधर लिखे 2 इधर लिखे, इस तरह आप जितना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसको आप 1% ही यूज़ करें, 1 to 2%, मतलब 1 से 2% के दरमियान आप रहें तो ये वाइट हैट एसईओ है। पहले तो 3 से 5% होता था, लेकिन अभी तो 2017-18 के बाद ये 1% आ गया है, तो 1% रिकमेंडेड है। तो आपने 1% को ही लेकर चलना है कि आपका जो, अब अगर आपके 1000 वर्ड्स हैं ना आपके आर्टिकल के, तो आपने 10 दफ़ा अपना जो मेन कीवर्ड है उसको दोहराना है। ठीक है, और इसको ज़बरदस्ती नहीं लिखना कहीं पे, आपने वहाँ पे लिखना है जहाँ पे वो एडजस्ट हो रहा हो। ठीक है, आप इसको 10 से 12 भी 15 तक जा सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, 10 से कम भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा इसको ओवर नहीं करना ताकि आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है उस पर फ़र्क ना पड़े। ये बात आपको क्लियर हो गई कि आपने 1% अपना कीवर्ड यूज़ करना है थ्रू आउट दी आर्टिकल। आगे बोलता है जी, ब्रेक योर कीवर्ड्स इनटू पार्ट्स एंड स्प्रेड थ्रू आउट दी आर्टिकल। यूज रिलेटेड कीवर्ड्स एंड यूज कीवर्ड्स synonyms to achieve the highest level of relevancy. You can use tools like keyword.io and lsigraph.com to generate related keyword ideas. आप अपने कीवर्ड को तोड़ के कहीं भी कितनी दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने आर्टिकल में, ताकि रेलिवेंसी बन जाए। उसके बाद आप आपका जो कीवर्ड है आप उसके सिनोनिम्स लें ताकि आपका जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा ना हो 1% से, लेकिन आप अपना गोल भी अचीव करते रहें। तो आपने उसके सिनोनिम्स जो हैं वो आर्टिकल में स्प्रेड कर देने हैं, यूज़ करने हैं, ताकि वो कहीं से भी आपकी रेलिवेंसी पिक करके आपको टॉप पे शो कर दे। और अगर आपके पास अपने माइंड में कोई कीवर्ड नहीं आ रहा है कि इसकी रेलिवेंस या इसके सिनोनिम्स क्या हैं, तो आपको ये 2 टूल्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक है keyword.io और दूसरा है lsigraph.com। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि keyword.io क्या है, आप यहाँ गूगल पे आए, आपने लिखा keyword.io, तो ये आपके पास इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इस पर आपने क्या करना है, ये गूगल सेलेक्ट है तो आपने गूगल ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे आप लिखें, अगर मैं आपको यही दिखाऊं कंटेंट राइटिंग, ये आपने कंटेंट राइटिंग लिखा और सर्च कर दिया, तो ये अगर आप नीचे देखें तो ये आपको ये कीवर्ड्स रिजल्ट ये सर्च करके दे रहा है कि इसके जो टर्म्स सर्चेज होती हैं इस कीवर्ड कंटेंट राइटिंग के हवाले से वो ये वाली होती हैं, एकेडमिक कंटेंट राइटिंग जॉब्स और ये इस तरह की, ये सारे इसको बता रहा है। ठीक है, ये आपको एक देगा। ये इतने सिनोनिम्स अच्छी तरह ये इतने अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आपको आइडियाज़ दे देगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो LSI ग्राफ है ना, अगर आप उसको यूज़ करें ना, lsigraph.com, अगर आप इसको देखें, ये वेबसाइट अगर आप ओपन करें तो इस पे आपने सिंपल यहाँ पे आके अपना कीवर्ड टाइप करना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। अभी इसका सर्वर डाउन है तो ये कुछ इशू दे रही है, वरना ये नीचे आपको ये डेमो भी दिखा रहा है कि ये किस तरह से वर्क करती है। यहाँ पे आप कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद ये नीचे आपको इसके सिनोनिम्स दे देगा, और ये बहुत ही रिकमेंडेड चीज़ है। इस पे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हासिल कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। ये चीज़ होगी। उसके बाद है जी, मेक यूज़ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स टू प्रोवाइड ए गुड यूज़र एक्सपीरियंस। वो मैंने आपको बताया था कि आप ने कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स लगाने हैं, जो कि एक टॉपिक हमने अलहदा बनाया था। वो अगर आपको नहीं पता तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है जी, अगला पॉइंट है द एवरेज लेंथ ऑफ एन आर्टिकल दैट रैंक्स बेटर ऑन गूगल इज अराउंड 1500 to 2000 वर्ड्स। जो कि एक अच्छी जो है एवरेज जो है वो आर्टिकल की क्या है कि आपका आर्टिकल की एवरेज जो एक केस स्टडीज़ के हवाले से अगर बात करें तो वो ये है कि जो आपकी एवरेज बनती है ना किसी भी आर्टिकल्स की लेंथ, जो कि रैंक्स होते हैं, अच्छा रैंक्स होते हैं गूगल में, उनकी जो एवरेज है वो 1500 to 2000 वर्ड्स होती है। अब वर्ड्स क्या है
कि ये होता है ना जी दी, इसमें अगर देखें तो गिनती करें तो ये करैक्टर्स हैं, ये 3 करैक्टर्स हैं। आपने इनको काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ दी को काउंट करना है। ये एक वर्ड है, एवरेज 2 हो गया, लेंथ 3 हो गए। पहले बात करैक्टर्स की मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी, लेकिन अभी ये जो बात है ये वर्ड्स की बात है, तो आपने इस बात को ख्याल रखना है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये बोलता है कि ये 1500 या 2000 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए इसके दरमियान, जो कि अच्छी तरह रैंक होते हैं आर्टिकल। तो इसमें अगर आप 1% देखें तो 20 बार आप अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी एवरेज है। अगर 20 बार अपना कीवर्ड आप यूज़ करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी तरह आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब जो आपका अगला पॉइंट है वो ये है, ट्राई टू कीप योर पैराग्राफ्स लेस देन 150 वर्ड्स। जो भी आपका पैराग्राफ है उसको आपने 150 वर्ड से कम रखना है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने जो अपना आर्टिकल लिखा है, तो मैंने तो सिंपली इसको कॉपी किया था ना वेबसाइट से एक से, तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताने के लिए इसको कॉपी किया था, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना। अब ये आप देखें, ये स्पेन है ना, स्पेन के नीचे ये पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ये पैराग्राफ जो है आपका 150 वर्ड से कम होना चाहिए, 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने तो यहाँ पे कोई इमेज भी यूज़ नहीं ना की, लेकिन आपने 150 वर्ड से कम रखना है पैराग्राफ को, ताकि ये जो बातें हो रही हैं ना, ये यूज़र रीडेबिलिटी के बारे में हो रही हैं कि रीडेबिलिटी अच्छी होगी तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे रुकेगा। वरना अगर आप अपनी खुद ही अपना भी आइडिया लगाएं ना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म यहाँ पे नज़र आ जाएं और ये सारा एक ही पैराग्राफ लिखा हो, तो आप देख के भाग जाएंगे कि यार इसे कौन पढ़ेगा। इंगेजिंग बनाने के लिए अपने कंटेंट को हमने क्या करना होता है, ये हमने स्पेन लिखा ना, तो हमने एंटर करके यहाँ पे स्पेन के मुतालिक एक इमेज ऐड कर देनी है, या एक वीडियो यूट्यूब से उठा के एम्बेड कर देनी है। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है कि यूज़र जो है वो इंगेज रहता है। वो देखते हैं कि यार इमेज है, उसके बाद थोड़ा सा लिखा है, फिर इमेज आ जाती है, वीडियो आ जाती है, उसके बाद आपने इंटरनल लिंक्स लगाए हैं, एक्सटर्नल लिंक्स लगाए हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स आप क्यों लगाते हैं, ताकि आप यूज़र को एक अच्छी तरह एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें कि उसे जो चीज़ जिस चीज़ की मालूमात चाहिए उसको इन डेप्थ मालूमात आपकी वेबसाइट से ही मिल जाए। चाहे आपकी वेबसाइट से लिंक दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, लेकिन मिलेगी तो आपकी वेबसाइट से ना। वो दोबारा भी कोई चीज़ ढूंढनी होगी तो वो आपकी वेबसाइट पे ज़रूर आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। 150 वर्ड्स तक आपने पैराग्राफ की लिमिट रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ट्राई टू कीप योर सेंटेंस लेस दैन 20 वर्ड्स। आपका जो सेंटेंस है, अब ये अगर मैं बात करूँ तो ये दी एवरेज ये वाला आपको एक सेंटेंस है, तो ये वाला आपका सेंटेंस जो है ये 20 वर्ड्स तक होना चाहिए। ठीक है, 20 वर्ड से ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, इस वजह से कि इसमें फिर ग्रामर की मिस्टेक्स भी हो जाएंगी, उसके बाद एसईओ के वाले से मिस्टेक्स हो सकती हैं, और यूज़र रीडेबिलिटी भी गलत हो सकती है कि यूज़र डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार ये बहुत लंबा पैराग्राफ है तो इसे कौन पढ़ेगा, ये लंबा सेंटेंस है तो इसे लिखने का ही पता नहीं है कि किस तरह लिखना है। तो अगर आप यूज़ की बात करें तो यूज़ भी आपको 25% तक बताता है कि आपने 25% अपने आर्टिकल में 25% ऐसे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जो 20 वर्ड से ज़्यादा हो जाएं, लेकिन 25% से ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि 25% उसने इसलिए दिया कि कुछ ऐसे मकामात आ सकते हैं जहाँ पे आपने सेंटेंस को लंबा करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी मालूमात आ सकती है जो कि छोटे सेंटेंस पे कवर नहीं हो सकती, तो आप उसको 20 वर्ड्स से ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारा अगला और बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो ये है कि यूज़ duplicchecker.com फॉर प्लेगरिज्म चेक। आप ये भी अगर फाइवर पे देखें ना तो बंदे बोल रहे होते हैं कि मैं प्लेगरिज्म चेक करके दूंगा जी आपके आर्टिकल का, कि आपका आर्टिकल 1 नंबर है, ठीक है, उस पर कॉपी स्केप कितना है, दूसरी वेबसाइट से कॉपी तो नहीं किया गया या कहीं से भी उठाया तो नहीं गया। तो उसके लिए ये एक फ्री टूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो टूल्स बहुत से हैं लेकिन वो पेड हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये फ्री टूल्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर आर्टिकल किसी भी क्लाइंट के लिए लिखें ना, ठीक है, या आपने कोई आर्टिकल चेक करना हो तो उसके आप प्लेगरिज्म कैसे चेक कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आके इसको पेस्ट करें, तो ये आप वेबसाइट अगर ओपन करें तो ये डुप्लीचेकर आपके सामने ही वेबसाइट ओपन हो गई है। आप इस पे 1000 वर्ड्स तक जो है ना आप फ्री इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 1000 वर्ड से ज़्यादा होना चाहते हैं तो फिर आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा और फिर आप 10,000 वर्ड्स तक भी इस पर चेक कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप आए अपनी वेबसाइट पे, ये आपने आर्टिकल लिखा, ठीक है, आप इस आर्टिकल को कॉपी करें और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर नीचे थोड़ा सा नीचे आए, आई एम नॉट रोबोट, आपने यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है चेक प्लेगरिज्म,
और यहाँ साथ पे नज़र आ रहा है ग्रामर चेक। यहाँ पे आप ग्रामर भी चेक कर सकते हैं और प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे क्लिक करना है चेक प्लेगरिज्म पे, इस पे हमने क्लिक किया तो ये अभी आपके पास आपका रिजल्ट लोड कर रहा है। तो अगर हम दूसरी बात करें, ये रिजल्ट लोड होने दें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इस हवाले से। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो है जी ग्रामर चेक। फॉर ग्रामर चेक यूज ग्रामरली एक्सटेंशन एज अ मस्ट। ग्रामरली एक्सटेंशन मैंने शायद पीछे भी एक वीडियो में बात की थी कि ग्रामरली क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको एक नज़र आ रहा है, ये ऊपर ऐड ऑन नज़र आ रहा है या एक्सटेंशन बोल दें, नज़र आ रही है आपको, इसको ग्रामरली बोलते हैं, ठीक है। और ग्रामरली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे आप अपने कीवर्ड, अपने जो आर्टिकल है उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं है। वो आपको स्पेलिंग की मिस्टेक दुरुस्त करवाएगी, ग्रामर की मिस्टेक दुरुस्त करवाएगी, लेकिन जो फ्री है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। इंशाल्लाह मैं प्रो के चक्कर में हूँ, मुझे जैसे भी प्रो का एक ट्रिक मिलने वाली है, अगर मिल गई तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ग्रामरली आप कैसे ले सकते हैं, आप गूगल पे आए, ग्रामरली एक्सटेंशन टाइप किया और ग्रामरली एक्सटेंशन टाइप, ये आपको नज़र आ रहा है ग्रामरली फॉर क्रोम, आपने इस पर क्लिक कर दिया। अभी ये मेरे पास तो एडिड है ना, तो इस पर रिमूव फ्रॉम क्रोम नज़र आ रहा है, तो आपका यहाँ पे लिखा आएगा ऐड टू क्रोम, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, तो आपने इस पर साइन अप पे क्लिक कर देना है और अपना अकाउंट बना लेना है। अगर फिर उसके बाद लॉग आउट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सटेंशन चल जाएगी। आप किसी भी बंदे को मैसेज टाइप कर रहे होंगे तो ये आपको बताएगा कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, आप इसको वर्ड को ऐसे सेट करें, ऐसे सेट करें, तो वो आपकी हेल्प करेगी उस वजह से। अगर हम प्लेगरिज्म की तरफ आएँ तो ये इसने हमारा प्लेगरिज्म चेक करके आपको बता दिया है कि आपकी वेबसाइट का प्लेगरिज्म क्या है। तो ये बोलता है जी 96% जो है ना आपका ये जो कंटेंट है ये वेबसाइट से कॉपी किया गया है। तो ये तो हमें पता है कि हमने सारे ही वेबसाइट से कॉपी किया है, कुछ 2-4 सेंटेंस हैं जो हमने खुद ऐड किए हैं। आगे बोलता है जी 4% है जो यूनिक है। तो आपने अपने क्लाइंट को 100% ही यूनिक देना है आर्टिकल। अगर आप 100% नहीं दे सकते, कोई वजह ऐसी आ सकती है कि कहीं पे किसी आर्टिकल में आपने कोई कोटेशन ऐड करनी पड़ सकती है, तो कोटेशन तो एग्जैक्ट होती है, तो उसको 90% जो है आप दे दें और साथ बता दें कि ये 10% इसलिए प्लेगरिज्म है क्योंकि हमने कोटेशन ऐड की, और उसके साथ आप सोर्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नीचे जाएं तो ये आपको डिटेल्स बता रहा है कि ये वाला आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल का ये वाला जो पॉइंट है ये इस वेबसाइट से लिए गया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला 20% सिमिलरिटी इस वेबसाइट के साथ है, 19% सिमिलरिटी इस वेबसाइट के साथ है, ठीक है। अभी बता रहा है ये हमारी वेबसाइट का बता रहा है कि 19% जो है वो इस वेबसाइट के साथ सिमिलरिटी है इसकी, हालांकि इसके साथ तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो अभी गूगल पे नहीं है तो इस वजह से ये कम बता रहा है, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, अब आपने अपने पास रखना है, क्या चीज़ रखनी है जी, आपने अपने पास एक पोर्टफोलियो के तौर पे आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल आपने कितना लिखना है, 1500 से 2000 वर्ड्स के दरमियान लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसी ऑप्टिमाइज करना है, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं, सारे पॉइंट्स आपने चेक करने हैं और सारे पॉइंट्स आपने इनको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपने आर्टिकल को लिख लेना है वर्ड में, उसकी अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है, साइड से बॉर्डर वगैरह लगा लेने हैं, और आपने क्या करना है यूनिक लिखना है और उसको साइड उस आर्टिकल को यहाँ पे आके पेस्ट करके ना, और आपने ये वाला जो प्लेगरिज्म आपको स्कोर देगा ना, आप इसका स्क्रीनशॉट बना के और यहाँ पे वर्ड पे जो आर्टिकल आपने लिखा है उसके नीचे आप जाके ना उसको पेस्ट कर दें और उसको सेव कर लें। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा ना, और दूसरी बात क्या है जी, दूसरा आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है वो ये है, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी वेबसाइट के आर्टिकल की एसईओ कैसे चेक कर सकते हैं। तो रीडेबिलिटी तो मैंने आपको बता दी, आप अपने सारे पॉइंट्स जब आप क्लियर करेंगे ना तो रीडेबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम नीचे जाएँ तो ये यूज्ड वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ ये आपको रेड नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आपको ये रेड नज़र आ रहा है। रीडेबिलिटी भी आपकी रेड है। अगर रीडेबिलिटी पे आप क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, आप इनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एसईओ पे हम जाएं तो एसईओ पे ये कहता है कि यहाँ फोकस की फ्रेज ऐड करें कि आपने किस की फ्रेज पे अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ किया है। फिर हम आपको चेक करके बताते हैं कि क्या वाकई आपका आर्टिकल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये यूरोप, ये हमारा कीवर्ड है विजिटेड कंट्रीज इन यूरोप, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम अगर ऊपर आएँ तो ये फोकस की फ्रेज, हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखें ये रेड की बजाय ग्रीन हो गया है। तो ये आपका निशान है ग्रीन कि ये ठीक है, मतलब आपकी वेरी गुड है,
एक्सीलेंट है। अगर आप देखें कि रेड जो होता है ना, वो रेड होता है पुअर होता है। अगर रेड ना हो तो यहाँ पे येलो आएगा, येलो आएगा या ऑरेंज आएगा, उसका मतलब होता है कि चलेगी, गुजारा करेगी। लेकिन जो ग्रीन है वो ग्रीन आपका ये है कि ये परफेक्ट है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें से रह गई है, आप देखना चाहते हैं कि हमने कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो कुछ लोग तो इस तरह करते हैं कि यहाँ पे आके सबसे पहले आके यहाँ पे कीवर्ड अपना ऐड कर देते हैं, उसके बाद वो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए सारी बातें पहले बताई कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये बात नहीं कि आपने सदा यूज़ पे ही तो काम नहीं ना करना, आपको ऐसी वेबसाइट्स भी मिल सकती हैं जो HTML की वेबसाइट्स होती हैं या इस तरह की कोई और वेबसाइट होती हैं, वेबली की हो गई, विक्स की होगी, जहाँ पे यूज़ आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आप कैसे चेक करेंगे? तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसको मैंने एंड पे आपको इसलिए बताया कि आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये आपने यहाँ पे कीवर्ड दिया, अगर आप इसको पहले चेक करना चाहें ना कि हम कैसे एसईओ इम्प्लीमेंट करनी है, ये आप नीचे आएँ तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है एसईओ एनालिसिस, ये आपको अभी ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप ऊपर से कीवर्ड हटाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करें तो ये अब आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं। ये आपको पॉइंट्स बता रहा है कि ये वाले आपने सबसे पॉइंट जो है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये आपने सब गुड जॉब और ग्रेट जॉब ये आपने अच्छे कर लिए, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि इम्प्रूवमेंट्स, 1 इम्प्रूवमेंट आप करें। ये बोलता है जी द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की फ्रेज अपीयर्स इन द एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगनिंग। ये बोलता है कि एसईओ टाइटल में तो आपका आ रहा है लेकिन बिगनिंग में नहीं आ रहा है। बिगनिंग का क्या मतलब है कि जो हमने सबसे पहली वाली इमेज ऐड किया उससे ऊपर भी उसको आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, ठीक है। इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम बोलता है यूर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें हमारा कीवर्ड कोई नहीं आ रहा, ना ही उसका कोई सिनोनिम आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड या उसके सिनोनिम लाजमी ऐड करने हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम्स और इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये एक बोट है और आप इंसान हैं। जब आपका इल्म होगा आपके पास तो फिर आपको बोट की परेशानी नहीं है। कई दफ़ा ये गलत एरर भी शो कर देते हैं कि ये वाला आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ठीक कर रहे हैं। तो आपके पास जब इल्म होगा, आपके पास मालूमात होगी, तो आप उसको ज़्यादा टेंशन नहीं करेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं। अब आपने दूसरा क्या करना है, दूसरा आपने इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है। स्क्रीनशॉट बना के यहाँ पे गूगल इस पे वर्ड पे जो आपने आर्टिकल लिखा उसके नीचे एक तो प्लेगरिज्म, ऊपर प्लेगरिज्म की हेडिंग दे दें, प्लेगरिज्म चेक स्कोर, और उसके नीचे ये वाली दे दें कि यूज्ड एसईओ चेक स्कोर। तो ये आप अपने पास सेव कर लें अच्छा सा आर्टिकल लिख के, तब जाके जब आप किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जाएं तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए तो बोले कि आपके पास प्रीवियस वर्क है, पोर्टफोलियो है, तो आप मुझे शो करें, मैं आप देखना चाहता हूं कि आप किस तरह से अपना वर्क सर अंजाम देते हैं। तो आपके पास वो होना चाहिए कि आप उसे शो कर सकते हैं। और जो नहायत ही वर्ती स्किल्स है इस टाइम जो सेल हो रही है वो कंटेंट राइटिंग की। आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली, आप कुछ टाइम फ्रीलांसिंग करें, उसके बाद आप अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर दें, अपनी वेबसाइट बनाएं, उसमें ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें और उससे अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आपका एक पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। तो ये था जी हमारा कंटेंट राइटिंग का टॉपिक। आपने इसको यकीनन बहुत ही एंजॉय किया होगा और मुझे तो बहुत मज़ा आया जी समझाने में। अब आपने अगर दिल से समझा हुआ तो आपको मज़ा आया होगा। आपने ज़रूर इसको, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप दोबारा देखकर कुछ बात आपको समझ नहीं आ रही, कुछ कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आपसे बस इतनी आप मेरी हेल्प कर दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।